जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे साथी। हम लोगों को हर रोज साथी एक नई आशा और एक नई उम्मीद के साथ उतरना साथी। इसी क्रम में हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना शुरू किए हैं, क्योंकि इस समय साथी अगर पढ़ाई नहीं भी हो पा रही है, लेकिन अगर हमारा ये प्रैक्टिस सेट जारी है तो ये मानकर चलिए कि जितनी चीजें आपने पढ़ रखी है वो चीजें टच में बनी रहेंगी। और फिर इसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं साथी। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिए। और हमारे चैनल पे साथी और भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चालू हैं, जैसे कि आपसे बात करें रीजनिंग की, बात करें आपसे जीएस की और मैथ की साथी, ये सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आप हर प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, अच्छे से अच्छे कंटेंट कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं साथी। इसलिए आइए इस श्रृंखला में हम लोग देखते हैं। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है साथी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या चीजें हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से पत्थर का तत्सम शब्द क्या होगा साथी। तत्सम और तद्भव बहुत ही ज्यादा पूछता है, बहुत ही ज्यादा पूछता है। इन चीजों को हमें जानना है साथी। हम सभी लोग जानते हैं कि तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। तत् धन सम की बात करें अर्थात उसके समान मतलब किसके समान, तो संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो संस्कृत में तो थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चेंज हो गए, यानी हम लोगों के द्वारा उसे कोई और तरीके का रूप दे दिया गया। उसी को हम क्या कहते हैं, तद्भव, अर्थात तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं साथी। तो यहाँ आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का तत्सम क्या होगा। क्या प्रस्तर होगा, क्या पथराव होगा, या फिर प्लास्टर, या फिर सया, क्या होगा, इस चीज को आपको बताना है। चलिए, अगर मैं बात करूं साथी कुछ और भी तत्सम का, तब तक आप मुझे बताइएगा। आपके सामने लिखा है एकल का तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा। ये कुछ तत्सम लिखा आपके सामने, अछोट है, अमृत है, देखते हैं। चलिए, तो एकल की अगर मैं आपसे बात करूं साथी, तो एकल का क्या हो जाएगा, क्या अकेला हो जाएगा। एकल के तद्भव की बात करें तो अकेला हो जाएगा। अछोट की बात करें साथी, तो अछोट का क्या हो जाएगा, क्या अखरोट होगा, अखरोट होगा। मैं यही साथी आपसे बात करूं अक्षय वाट का क्या होगा, अक्षय वाट का क्या होगा, तो आप जरा मुझे बताइएगा। क्या अक्षय वाट का अखाड़ा होगा, क्या अखाड़ा होगा क्या साथी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अक्षय वाट का क्या हो जाएगा, अखाड़ा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अछोट का क्या होगा, तो अछोट का होता है अखरोट, लेकिन अक्षय वाट का अखाड़ा होगा। अमृत लिखा साथी, अमृत का क्या हो जाएगा, तो अमृत का हो जाएगा अमीय। क्या हो जाएगा साथी, अमीय हो जाएगा, है ना। अमृत के पर्यायवाची पूछे तो साथी क्या क्या बताएंगे, सुधा होता है, अमृत होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथी, इसलिए इस चीज को आप याद रखिए। आगे मैं बात करूं, गृद्ध लिखा है साथी, गृद्ध का क्या बनता है, तो गिद्ध बनता है। गृद्ध का क्या बनेगा साथी, गिद्ध बनता है, जिसको वल्चर बोलते हैं, जिसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है साथी। और किस कारण से कम हो रही है, तो आप मुझे बताइए, क्या डाइक्लोफिनेक जैसी चीजों से ये हो रही है क्या, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्र की बात करें साथी, तो क्षुद्र का क्या हो जाएगा, क्षुद्र का हो जाएगा छोटा। और अगर आपसे बात करूं साथी ज्येष्ठ का क्या होगा, ज्येष्ठ का, तो ये हो जाएगा क्या, जेठ। अभी ज्येष्ठ का महीना आने ही वाला है साथी, ज्येष्ठ का महीना। यूं ही इसको ज्येष्ठ, अर्थात आप देखे होंगे ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा भी, तो यूं ही नहीं कहते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो पापा की परियां मुंह ढककर चलती हैं ज्येष्ठ के महीने में, अर्थात जेठ के कारण, है ना। चलिए आगे देखते हैं साथी। आगे कर्पूर लिखा है, कर्पूर की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये कपूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। चलिए, तो इसका बताइएगा साथी क्या होगा यहाँ पे। पत्थर जो है, पत्थर का क्या होगा, प्रस्तर होगा। क्या होगा, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा साथी। एक रचना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ये किसकी रचना है, ये चीज आप हमें बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं क्या है। कह रहा कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी विलोम शब्द हमसे पूछ रखा है, किसका किसका पूछ रखा है साथी, यहाँ तो आपसे शब्द इसमें नहीं लिखा है, ये टाइपिंग एरर है साथी। आगे देख देते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूं कनिष्ठ। क्या है साथी, कनिष्ठ। यानी कनिष्ठ का आपको बताना है कि इसका क्या होगा, विलोम शब्द। क्या होगा, विलोम शब्द कनिष्ठ का क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या आस्था होगा, वरिष्ठ होगा, कृतज्ञ होगा, या फिर कंजूस होगा, ये बताना आपको। चलिए, आस्था की बात करूं साथी, अगर आस्था की आपसे बात करूं, तो आस्था का जो विलोम होता है ये क्या होता है, अनास्था। क्या होता है, अनास्था। ठीक है, अनास्था। यानी कि जो आगे वरिष्ठ की मैं बात करूं साथी, वरिष्ठ का ही क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनिष्ठ, है ना, कनिष्ठ हो जाएगा। आगे आपसे बात करूं साथी, कृतज्ञ का क्या होगा, तो कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, लेकिन जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है मित्र, उसे क्या कहते हैं,
कृतघ्न बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो कृतज्ञ क्या अपोजिट क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। क्या होगा मित्र, कृतघ्न हो जाएगा। आपसे बात करूं कंजूस, कंजूस वह व्यक्ति होता है जो बिल्कुल भी खर्च ना करे, हाँ, पूरा लपेट लपेट कर रखे रहे, उसी को क्या बोलते हैं, कंजूस बोलते हैं, है ना, कंजूस बोलते हैं। और इसके मैं तत्सम की बात करूं तो क्या हो जाएगा साथी, क्या कृपण होगा क्या, इस बात को आप बताइए मुझे। और कंजूस का विपरीत क्या हो जाएगा, तो खर्चीला भैया, जो भर भर के खर्चा करता हो, खर्चीला खर्चीला खर्चीला, है ना, खर्चीला। और वो कौन दिया था, अस्तेय, अस्तेय की शिक्षा को कौन दिया था, आप मुझे बताइए। क्या महात्मा बुद्ध दिए थे या फिर महावीर प्रसाद दिए थे, आपको बताना है कौन दिया था। अस्तेय मतलब क्या होता है, और अपरिग्रह मतलब क्या होता है, अपरिग्रह मतलब आप धन संचय नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या रखा कि निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए, यानी ये कौन सा वाक्य है। वाक्यों की अगर बात करूं साथी तो कितने टाइप्स के बनते हैं हमारे, तो कर्मवाच्य यानी वाच्य की बात किया है ये साथी, वाक्य नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये टाइपिंग एरर है, इस बात को आप याद रखेंगे साथी। ये वाक्य नहीं बल्कि क्या है, ये वाच्य है, वाच्य है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए तो आप बताएंगे साथी कि इसमें क्या चीज है, आप बताइएगा मुझे। चलिए, कह रखा कौन सा वाच्य है, वाच्य का प्रकार है, यानी मजदूरों से पत्थर पत्थर नहीं तोड़े जाते। क्या ये कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या क्रियावाच्य है। साथ ही क्रियावाच्य तो कोई नहीं होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, ये तो पहले ही कट गया। कर्मवाच्य, वाच्य को समझते साथी, वाच्य की बात करें अगर हम लोग तो तीन टाइप के मेनली होते हैं साथी, कर्मवाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। मैं कर्मवाच्य की बात करूं साथी तो कर्मवाच्य का मतलब होता है जब पूरे वाक्य की बात करें हम, तो उसमें लिंग और वचन और क्रिया जो होती है जब परिवर्तित होती है कर्ता के आधार पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं साथी, कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे अगर मैं आपकी कर्तृवाच्य से बात करूं तो रमेश, रमेश खाता है, रमेश, रमेश खाता है। तो साथी अगर इसकी मैं बात करूं तो ये किसके आधार पे परिवर्तित हो रहा है, तो ये रमेश के आधार पे। क्या मैं ये रमेश के आधार पे कैसे परिवर्तित हो रहा है, तो रमेश से क्या है साथी, पुल्लिंग है। लेकिन अगर मैं यही कह दूं महिमा, महिमा अगर मैं बात कर दूं साथी, महिमा की बात कर दूं, तो महिमा को भी क्या मैं लिखूंगा, महिमा खाता है, नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा साथी, महिमा खाती है। क्या करती है महिमा, महिमा खाती है। इसका मतलब कि ये किसके आधार पे चेंज हो रहा है साथी, ये क्रिया जो है, इनकी खाना जो क्रिया है ये साथी किसके आधार पे चेंज हो रही है, तो क्रिया चेंज हो रही है कर्ता के आधार पे, कर्ता के आधार पे। अर्थात जब कर्ता के अनुसार इसका लिंग और वचन और क्रिया परिवर्तित होती है, वहां कर्तृवाच्य होता है। मैं आपसे बात करूं साथी भाववाच्य, कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य मतलब जहां पे क्रिया, है ना, और इसका लिंग और वचन क्रिया के आधार पे चेंज होती है साथी, उस सॉरी कर्म के आधार पे होती है, उसे क्या कहते हैं साथी, कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए क्या लिखा है, मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे। क्या नहीं तोड़े जा रहे साथी, पत्थर नहीं तोड़े जा रहे। तो इसका मतलब जो है कि पत्थर की बात कर रहा है कि पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, अर्थात जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही है साथी, तो पत्थर के अनुसार बदल रही है, पत्थर के अनुसार बदल रही है। अर्थात ये कर्म के आधार पे बदली। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा होगा साथी, कौन सा वाच्य होगा, तो ये कर्मवाच्य होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही इसका होगा, उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। चलिए आगे क्या रखा साथी, क्या किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है। आपसे बहुत पूछता साथी उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, उपसर्ग जो होते हैं ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। वही बात होती है प्रत्यय की भी, ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। अर्थात किसी भी शब्द में लग करके उसके उसके अंदर परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं साथी, यही उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो उससे उपसर्ग होगा, इसको याद रख सकते हैं, आगे यानी शब्दों के आगे लगते हैं साथी। अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे अगर मैं बात करूं साथी, क्या अति धन रिक्त की बात करूं, अति धन रिक्त की बात करूं साथी, तो क्या बन जाएगा, ये अतिरिक्त बन जाएगा, अतिरिक्त बन जाएगा। अर्थात मैं आपसे बात करूं साथी, क्या ये तो हमारे पास एक शब्द था क्या, रिक्त, उसके पहले हमने जोड़ दिया क्या, अति, है ना, अति जोड़ दिया। क्या अति कोई शब्द है, बिल्कुल नहीं है साथी, ये तो हमारा शब्दांश है। ये किसी शब्द में जब लगता है तो उसके अर्थ को परिवर्तित करता है ना। तो देखिए इसका मतलब अब क्या हो जाएगा साथी, अतिरिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, अतिरिक्त हो जाएगा। मैं आपसे बात करूं साथी, अगर मैंने लिख दिया जय और इसके पहले एक जोड़ दिया मैंने उपसर्ग क्या, परा। अब देखिए जय का मतलब क्या होता है, विजेता, विजेता। लेकिन अगर मैंने बात कर दिया क्या साथी, उसके पहले
अगर मैं जय की बात करूं तो भी जय ही होना, लेकिन उसके पहले मैंने जैसे ही परा जोड़ दिया साथी, इसके उत्तर, इसके पूरे परिवर्तन, मतलब इसके पूरे अर्थ को अनर्थ कर दिया, इसने पूरा बदल दिया साथी। इसका मतलब क्या बनेगा? पराजय बनेगा। जब पराजय बनेगा, और पराजय का मतलब होता क्या है? तो पराजय का मतलब तो हार होती है ना। तो अगर मैं बात करूं साथी, तो पूरा ही इसके परिवर्तित कर दिया इसके अर्थ को। इसका मतलब जो ये उपसर्ग आगे जुड़े हैं, इन्हीं को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं नाटकीय, नाटक में साथी अगर मैंने ईय जोड़ दिया, प्रत्यय ईय, ध्यान रखिएगा, ईय प्रत्यय, ये प्रत्यय मैंने जोड़ दिया। देखिए जो बाद में पीछे जुड़ते हैं, शब्दों के पीछे जुड़ने वाले को प्रत्यय बोलते हैं, आगे जुड़ने वाले को साथी उपसर्ग बोलते हैं। तो इसके पीछे मैंने ईय जोड़ दिया, तो ये बनेगा क्या? तो ये बनेगा साथी क्या? नाटकीय बनेगा। क्या नाटकीय बनेगा? इस बात को आप मुझे बताइए, क्या नाटकीय बनेगा? बिल्कुल ही नाटकीय बनेगा, है ना। ये जो साथी था यहाँ पे, ये जो हमारी मात्रा थी, अर्थात ये स्वर था, इसमें जुड़ जाएगा आकर के और बन जाएगा क्या? फिर नाटकीय बनेगा। तो इसने क्या रखा? किस शब्द में? निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग नहीं है, ये आपको छाड़ना साथी। ये बार बार अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है कि नहीं, छूट जाता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा कौन सा नहीं है। चलिए, क्या मैं निर और निर्गत की बात करूं साथी, तो इसमें बनेगा क्या? निर्धनगत बनेगा, निर्धनगत बनेगा, बिल्कुल बनेगा साथी। मैं आपसे निर्वास की बात करूं तो क्या इसमें निर्धनवास बनेगा? निर्धनवास बनेगा, बिल्कुल बनेगा साथी। अगर मैं निर्जीव की आपसे बात करूं तो निर्धन क्या बनेगा? जीव बनेगा। लेकिन आपसे अगर बात करूं साथी, ये निदर्शन लिखा आपके सामने, तो बनता है इसका क्या? निधन दर्शन, दर्शन कंप्लीट एक शब्द अपने आप में बनेगा साथी। इसका मतलब जो होगा ये निधन दर्शन। इसमें तो निर उपसर्ग नहीं है, बल्कि क्या है? नि उपसर्ग है। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा हमारा सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उदाहरण होगा, सही इसका उत्तर होगा। चलिए आगे भी आपके सामने कुछ साथी लिख रखा है, इसने शब्द क्या? निर्धनवास की बात करें तो निर्वास बनेगा। निर्धन दोष की बात करें तो क्या बनेगा? निर्दोष बनेगा। मैं बात करूं निर्धन जीव की तो क्या बनेगा? निर्जीव। निधन दर्शन साथी क्या बनेगा? निदर्शन बनेगा। निधन युक्त की बात करें तो नियुक्त बनेगा। अगर निधन दान की बात करें साथी तो क्या बनेगा? निदान बनेगा। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आगे वाले प्रश्न में कह रहा है कि वह बहुत धीरे धीरे चलता है। वाक्य में बहुत क्या है ना। चलिए, क्या ये क्रिया विशेषण है? क्या ये क्रिया है या विशेषण है या सर्वनाम है? देखिए मैंने आपको बता रखा था साथी, देखिए पहले क्या लिखा है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का मतलब, विशेषण का मतलब किसी की विशेषता बताएगा, किसी की क्वालिटी को बताएगा। तो वे शब्द जो क्रियाओं की भी विशेषता बताते हो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और मैं बात करूं साथी आपसे, विशेषण कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए कैसे याद रखेंगे इस बात को मैंने आपको बताया। ये है विशेषण, और विशेषण में 1 2 3 और 4 लेटर आए, अर्थात 4 वर्ड आए, 4 अक्षर आए। अर्थात विशेषण आपसे पूछे तो कितने प्रकार के साथी याद रखेंगे? 4 प्रकार के होते हैं। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताया था क्या? जीपीएस, जीपीएस, हाँ यस, जीपीएस को ऑन करो, खो भी जाओगे तो तुम्हें पकड़ा जा सकता है, अर्थात तुम्हें प्राप्त किया जाएगा। चलिए तो जीपीएस यस, क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक हो जाएगा साथी, गुणवाचक होगा। इसकी बात करूं तो परिमाणवाचक होगा साथी, परिमाणवाचक होगा। इसकी बात करें तो ये संख्यावाचक बनेगा। क्या बनेगा साथी? संख्यावाचक। इसकी बात करें साथी तो क्या बनेगा? ये सार्वनामिक बनेगा। क्या बनेगा? सार्वनामिक बनेगा, सार्वनामिक बनेगा। और आराम से इसको हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए क्रिया की विशेषता देखिए साथी, यहाँ पे क्रिया है क्या? क्रिया है क्या? चलना, है ना, चलना। ठीक है, मैंने क्रिया को पहचानने का तरीका आपको बताया कि चलना, अगर मैं बात करूं तो चल हमारा क्या है साथी? ये मूल शब्द है, और इसके लास्ट में हमने ये प्रत्यय जोड़कर इसको क्या बना दिया? चलना बना दिया। क्या बना दिया साथी? इसको चलना बना दिया। तो लास्ट में अगर हम देखें इसको, तो ना लगा करके, अगर कोई अगर ना लगा कर देखें हम लोग साथी, तो एक हमको अर्थपूर्ण शब्द मिलता है, जिससे किसी क्रिया, किसी काम के होने का बोध होता है। इसी को तो हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, और कह रहा क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? क्या? हाँ चलना, लेकिन कैसे चलना? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है साथी? ये तो विशेषण है कि भैया आप धीरे धीरे चलो, तेज चलो, स्लो चलो। हाँ, ये सब क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है ये साथी? ये तो बता रहा है क्रिया की विशेषता को बता रहा है ना। चलिए तो उसके पहले देखिए क्या लिखा है? बहुत धीरे धीरे। विशेषण की भी विशेषता, ये देखिए क्रिया की विशेषता बताएगा साथी, क्रिया की विशेषता, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे साथी। क्रिया विशेषण हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा क्रिया विशेषण। चलिए आगे मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। और देखिए
अगर मैं बात करूं आपसे सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं साथी, तो सर्वनाम होते हैं, कुल सर्वनामों की संख्या कितनी, 11 होती है। कौन कौन होती है बताइएगा, क्या कौन कौन सी होती है, देखिए मैं तुम आप, मैं तुम आप, यह वह जो सो, यह वह जो सो, कौन क्या, कौन क्या, कोई कुछ, कौन क्या, कोई कुछ। तो हो जाएंगे साथी कुल कितने, 11 हो जाएंगे। आप सर्वनाम पूछे तो कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। चलिए आगे मैं आपसे बात करूं साथी, क्या दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, यानी अभी अभी किसी का पति, पता चले कि भैया 5 साल से सऊदी में रह रहा था या और कहीं भी रहे, यानी कि जो अभी अभी लौटा हो जिसका पति, वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौट कर आ चुका हो, उसे क्या कहते हैं, क्या सधवा कहते हैं, वीतरागी, आगत पतिका, या फिर निर्दयी बोलते हैं साथी। चलिए सधवा तो उसे कहते हैं जिसका पति क्या हो, जीवित, बिल्कुल, जिसका क्या हो, जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं साथी, उसे कहते हैं सधवा। और वीतरागी का मतलब होता है जो वैराग्य ले चुका हो, संसार से उसे कोई भी मतलब नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, वीतरागी कहते हैं, है ना, संसार से वैराग्य ले लिया हो यानी कि उसे वीतरागी। आगत पतिका की बात करें साथी तो यही हमारा विकल्प सही होगा, जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहते हैं। निर्दयी की बात करें साथी तो जिसके हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं हो उसको क्या कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं साथी क्या है। देखिए और भी कुछ वाक्यांश लिख रखा है सामने और यहाँ पे हमें बताना है कि इनके शब्द क्या क्या होंगे। पर्वत के नीचे की तलहटी की, इसको क्या बोलते हैं, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को क्या बोलते हैं बताइएगा साथी, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं क्या, उपत्यका। क्या बोलते हैं साथी, उपत्यका बोलते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, क्या कुलीन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं इसको कुलीन। जहां सैनिक निवास करते हो साथी उसको क्या बोलते हैं, छावनी। क्या बोलते हैं साथी, छावनी बोलते हैं। और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या बोलेंगे साथी, क्या जितेंद्रिय बोलेंगे, बिल्कुल ही बोलेंगे जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। ठीक है। चलिए अगर आपसे बात करें साथी जितेंद्रिय हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे क्या बोलते हो, तो इंद्रजीत बोलते हैं साथी, उसे क्या बोलेंगे, इंद्रजीत। लेकिन जो जो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे जितेंद्रिय बोलते हैं साथी। चलिए इंद्रियों की कुल संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, 5। कौन कौन, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये पांचों इंद्रियां होती है साथी। आगे बात करूं तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं साथी, तो तितीर्षा। क्या बोलते हैं, क्या तितीर्षा बोलते हैं, क्या बिल्कुल बोलते हैं साथी। आगे करा जो बहुत बोलता हो यानी बहुत ज्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं साथी। क्या बोलते हैं, तो उसको वाचाल बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे, वाचाल बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आगे क्या करा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का चयन करें। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथी, कई बार पूछता, हर एग्जामों में पूछता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए पहचानेंगे कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को, अच्छा और अच्छी शब्द लगाकर उसके पहले आप चेक कर सकते हैं, अच्छा राज्यसभा या अच्छी राज्यसभा, है ना, अच्छा समुदाय या अच्छी समुदाय, है ना, प्राधिकरण, अच्छा प्राधिकरण या अच्छी प्राधिकरण, अच्छा विद्यापीठ की अच्छी विद्यापीठ, इस तरीके से हम लोग आराम से उसको पहचान सकते हैं साथी। ठीक है। देखिए या फिर लास्ट में होता होती भी जोड़कर आप बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अच्छा समुदाय, तो इसमें पूछ रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, भैया अच्छा समुदाय, समुदाय तो पुल्लिंग होता है। देखिए अच्छा समुदाय बिल्कुल सही बेटा, अच्छी समुदाय तो होती नहीं है ना, तो समुदाय क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आपसे बात करो प्राधिकरण की, तो प्राधिकरण क्या होता है, अच्छा प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, है ना, आवास विकास प्राधिकरण, तो ये हो जाएगा क्या साथी, पुल्लिंग हो जाएगा। ये भी इसकी भी बात करें तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। विद्यापीठ की आपसे बात करें साथी तो ये भी क्या बनेगा, पुल्लिंग। इसका मतलब राज्यसभा हमारा जो क्या है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, यानी जिससे स्त्री का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं साथी। राज्यसभा अच्छी है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा साथी कि हमारे राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तथा उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इस बात को भी आप बताएंगे मुझे। ठीक है। चलिए और राज्यसभा का अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी आप बताएंगे मुझे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है साथी हमसे, क्या कुछ और भी इसने शब्द दे रखा है और कह रहा है कि इसको बताइए आप कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है। चलिए सभा,
सभा संपन्न हुई, है ना साथी, तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, सभा संपन्न हुई, तो ये स्त्रीलिंग होगा। महिला की बात करूं तो महिला आई थी, है ना, एक महिला अभी आई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथी, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगर दया की बात करें तो दया की गई, है ना, दया की गई। आगे मैं बात करूं दही, है ना, दही की बात करूं साथी तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दही क्या होती है, स्त्रीलिंग, लेकिन बहुत ही गलत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं साथी। तो ये क्या होता है, पुलिंग होता है, दही का क्या हो जाएगा, पुलिंग, ठीक है। चलिए आगे आपसे बात करूं जवाब, जवाब दीजिए, जवाब दिया गया, है ना, जवाब दी गई नहीं, जवाब दिया गया, अर्थात ये क्या होगा, पुलिंग होगा। सवाल किया गया साथी, सवाल की गई नहीं होता है, सवाल किया गया अर्थात ये पुलिंग होगा। पियानो भी बजाया गया साथी, इसलिए ये भी क्या होगा, पुलिंग होगा, आराम से इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं आपसे, तो कह रहा कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यानी अशुद्ध आपको बताना है कि अशुद्ध इसमें से क्या है, कौन सा अशुद्ध है तत्सम और तद्भव वाले में। क्या वारिद का बादल होता है, क्या लवंग का लोहा होता है, क्या भागने का भांजा होता है, और श्रवण की बात करें तो सावन होता है, इसको आपको बताना साथी। एक शब्द आपके सामने झांक रहा है बार बार, कारज, इसको बताइए क्या ये तत्सम है कि तद्भव है। तो साथी ना तो ये तत्सम है पूर्ण रूप से, ना तो तद्भव है, इसको याद रखिएगा, ये क्या है फिर, अर्ध तत्सम है, अर्ध तत्सम है, ये अर्ध तत्सम, ठीक है। चलिए अगर अगर हम बात करें यहाँ पे कार्य की, तो कार्य क्या होता है साथी, ये तत्सम होता है, कार्य की बात करें तो ये तत्सम होता है। लेकिन आपसे मैं बात करूं काम का होता है, तो काम साथी क्या होता है, तद्भव होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, काम क्या होता है, तद्भव होता है। आपके सामने लिखा वारिद, वारिद मतलब क्या होता है साथी, बादल होता है, क्या बिल्कुल ही सही है, वारिद मतलब तो बादल होता है, और उसका तत्सम तद्भव बिल्कुल ही सही है ना। आगे कह रहा लवंग, लवंग का लोहा थोड़ी ना होता मेरे भैया, भागने का तो भांजा सही है। श्रावण का क्या होता है, श्रावण का क्या होता है, सावन भी होता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी, और इसलिए गलत है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा साथी, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। देखिए करा, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, बताना आपको कि किसके अनुसार बदल रही है। क्या कर्म के आधार पे, कर्ता भाव किसके आधार पे। देखिए कह रहा कि बातें नहीं सुनी जाती, तो बातों के आधार पे ये इसका क्रिया बदल रहा है साथी, क्या, जाति हो रहा है ना। बातों के आधार पे इसकी क्रिया बदल रही है, अर्थात कर्म के आधार पे ये बदल रही है। अभी पीछे हमने जस्ट पढ़ा साथी, जब कर्म के आधार पे बदले तो उसे हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं, ठीक है, कर्मवाच्य बोलते हैं। तो कह रहा किसके अनुसार बदल रही है, तो क्रिया भैया बदल रही है किसके आधार पे, कर्मवाच्य के, अर्थात कर्म के आधार पे बदल रही है, कर्ता के आधार पे नहीं बदल रही है। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से नाटकीय शब्द में प्रत्यय पहचानिए कि नाटकीय में प्रत्यय क्या है। मैंने आपको पहले भी प्रत्यय बता दिया साथी, प्रत्यय जो होते हैं किसी भी शब्द के पीछे में लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, लेकिन लग करके उसमें शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे साथी पठनीय, पठनीय में क्या होगा आप बताएंगे मुझे, प्रत्यय क्या होगा पठनीय में, है ना। और मैं आपसे बात करूं उठाना में क्या प्रत्यय होगा साथी, उठाना में क्या होगा प्रत्यय, है ना। बुलाना में क्या होगा, या बुलवाना में प्रत्यय क्या होगा साथी, इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पठनी की बात करें साथी तो पठ हमारा मूल शब्द होगा, पठ हमारा मूल शब्द होगा, ठीक है, पठ मूल शब्द होगा। और पठनीय में हमारा क्या हो जाएगा, क्या ईय प्रत्यय होगा, आप बताइएगा मुझे, पठ धन नीय, ठीक है, तो ये पठनीय बनेगा साथी, क्या बनेगा, पठनीय बनेगा, ठीक है। चलिए उठाना में अगर मैं बात करूं तो उठ होता है मूल शब्द, और क्या जुड़ जाएगा साथी, आना जुड़ जाएगा, आना जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, आना जुड़ेगा। मैं बुलवाना की बात करूं साथी तो क्या जुड़ जाएगा, वाना जुड़ेगा, वाना जुड़ेगा, ठीक है। और प्रेरणार्थक में भी आता साथी, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रथम में आना जुड़ता है और द्वितीय में वाना जुड़ता है, यानी ये प्रथम प्रेरणार्थक है उठाना, और ये उठवाना क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक भी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसमें नाटकीय शब्द में प्रत्यय क्या साथी, तो नाटक, देखिए मूल शब्द हमारा क्या है, ये नाटक है, अगर इसमें मैं क्या जोड़ दूं साथी, ईय जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ये नाटकीय बन जाएगा, अर्थात हमारा जो बनेगा ये शब्द नाटकीय में प्रत्यय कौन सा है साथी, तो ईय प्रत्यय होगा। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं साथी अगले प्रश्न की,
तो जिसका मूल्य आंका न जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, है ना, ये आपको बताना है। यानी ये भी हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द से है साथी। ऐसे प्रश्न को आपको बताना है जिसका मूल्य आंका न जा सके, क्या उसे अमूल्य कहेंगे या परम मूल्य, मूल्य रहित, अति मूल्य। तो साथी जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमूल्य बोलते हैं। अमूल्य यानी कि बहुमूल्य चीज है, ये अमूल्य है। अगर बात करें साथी आगे में कि जिसका मूल्य सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साथी क्या, परम मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परम मूल्य कहते हैं। मैं आपसे बात करूं, जो मूल्य से रहित हो यानी जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो उसे क्या कहेंगे साथी, मूल्य रहित कहेंगे। आगे फिर है कि जिसका मूल्य अधिक हो उसे क्या बोलते हैं साथी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अति मूल्य की बात करते हैं, उसे अति मूल्य। जिसे देखा ना जा सके साथी अगर बात करें तो उसे क्या कहते हैं, अदृश्य। और जिसे देखा जा सके उसको दृश्य बोलते हैं साथी, और जिसको नहीं देखा जा सके उसको अदृश्य बोलते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं साथी अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। यानी शुद्ध, अब मैं साइड हो रहा हूं साथी, इसको पढ़कर आप मुझे बताइए कि कौन शुद्ध लिखा है। उसे गर्व है कि वह उच्च वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। तुम गर्व है कि वह उच्च वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, बिल्कुल भी ये गलत दिख रहा साथी। कह रहा कि तुम गर्व है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बनेगा। मैं गर्व है कि वह, नहीं, बिल्कुल ये गलत है, पहले ही गलत है साथी। सर्वनाम संबंधी, यहाँ पे दोनों जगह सर्वनाम संबंधी गलतियां हैं। आगे कह रहा कि उसे गर्व है कि वह उच्च वर्गीय परिवार में पैदा होगा है साथी, होगा है नहीं, पैदा हुआ है। अगर होता तो भी सही होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा साथी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे अगर बात करूं तो करा निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, ये आपको बताना साथी। आप जो, यह कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए सर्वनाम की बात करें साथी तो मैं आपसे बता दूं सर्वनाम हमने पढ़ रखा है 11 प्रकार के होते हैं। क्या रखा, आपकी बात करी साथी तो ये होता हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम, जो अपनत्व की भावना को बताता साथी, अपने आप को बताता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं साथी। चलिए आगे इसने क्या कर रखा कि जो, देखिए जो और सो, जो और सो साथी यहां लिख रहा हूं, जो और सो ये दोनों ही क्या होते हैं, तो ये दोनों ही साथी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं आपसे साथी, आगे मैं बात करूं आपसे, यह, देखिए यह और वह दोनों ही साथी ये क्या होते हैं हमारे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, इनको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं साथी कोई और कुछ की, मैं बात करूं कि कोई और कुछ ये कैसे होते हैं, तो कोई और कुछ की बात करें साथी तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से, तो अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं साथी, इस बात को याद रखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे अगर मैं आपसे बात करूं साथी कि आगे चीजें क्या है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से विभाव के कितने प्रकार होते हैं। विभाव की बातें कर रहा है साथी, जब हम लोग पढ़ेंगे विभाव अलंकार के बारे में सारी चीजें आपको एक ब्रीफ क्लास में बताई जाएगी मित्र। आगे कह रहा है इसमें विभाव अभी आपको बताना कितने प्रकार होते हैं, तो ना ही 6 प्रकार के होते हैं साथी, ना ही 5, ना ही 4, अर्थात ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक आलंबन होता है साथी, आलंबन होता है। आगे अगर मैं बात करूं कितने टाइप के होते हैं साथी, तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। मैं आपसे बात करूं साथी आलंबन किसे कहते हैं, तो जिसका आलंबन या सहारा, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगता है साथी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। जैसे नायक और नायिका, है ना, ये क्या है साथी, ये आलंबन। अगर मैं बात करूं आलंबन विभाव क्या होता है, तो आलंबन विभाव का मतलब कि जिसकी वजह से, आलंबन का मतलब क्या होता है, सहारा होता है, यानी जिसकी वजह से एक अस्थाई भाव जागृत हो उसी को क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं, है ना। तो उदाहरण में नायक और नायिका को देख करके जो जो कुछ कुछ होता है ना साथी, तो ये चीजें। आगे मैं बात करूं आपसे कि आलंबन के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन, एक आश्रयालंबन होता है और दूसरा विषयालंबन होता है साथी। आश्रयालंबन का मतलब जिसके मन में भाव जगता हो, है ना, जिसके मन में भाव जगता हो वो क्या कहलाता साथी, तो वो कहलाता आश्रयालंबन। और विषयालंबन मतलब जिसके कारण होता है, जो चेष्टाएं होती हैं साथी, जिसके कारण हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे विषयालंबन, उसे क्या कहते हैं साथी, तो विषयालंबन कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। उद्दीपन की बात करूं आपसे, तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उत्पन्न होता है साथी, उसी को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन का मतलब जो हमारी 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 अगर बात करें साथी, तो
वो उत्तेजना को बढ़ाता है साथी, वो हमारा क्या है, उद्दीपन है। जैसे चांदनी रात हो साथी, है ना, कोकिला की आवाजें हो, है ना। अगर देखें हम तो जैसे ही कोकिला, बहुत सारे ऐसे गाने बने हैं कोकिला की आवाजें सुन करके, बहुत, है ना, नायक और नायिका के हृदय में जो प्रेम संबंधी चीजें उत्पन्न होती है, ये सारी चीजें हैं साथी। अर्थात उद्दीपन का मतलब जो होता है, जो हमें स्टिमुलेट करता है साथी, हमें एक्टिव करता है, वो सारी चीजें हैं साथी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उद्दीपन कहते हैं। और उद्दीपन में कैसे कोई भी परिस्थितियां हो सकती है, जैसे चांदनी रात हो गया, है ना, कोकिला का सुर हो गया। तो ये सारी चीजें, भारी बरसात के दिनों में अगर देखा जाए तो बादल वगैरह जो बहुत सारे अच्छे से घेर चुके होते हैं, अच्छे सुहावना मौसम होता है, ये सब क्या है साथी, उद्दीपन होते हैं। ये सब उद्दीपन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं आपसे बात करूं, किस छंद की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छंद भी हम लोगों ने पढ़ रखा है साथी, है ना। अगर ब्रीफ में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें वर्णिक छंद क्या होते हैं, मात्रिक छंद क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। करा किसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, क्या रोला में होती है क्या? नहीं, रोला में तो 24 मात्रा होती है साथी। दोहा की बात करेंगे हम, तो दोहा देखिए, पहले और तीसरे चरण में, देखिए मैंने क्या लिखा, पहले और तीसरे। दोहा की बात करूं तो इसमें कुल 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं साथी? 4 चरण होते हैं। और इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, तो 13-13। देखिए पहला और तीसरा लिखा और 13 भी लिखा गया, तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे की बात करूं साथी, तो उसमें देखिए कितने कितने, 11-11 मात्राएं होती हैं, याद रख सकते हैं। देखिए सोरठा की बात करें साथी, तो सोरठा क्या होता है, ये दोहा का जस्ट अपोजिट होता है। कई बार तो यही पूछ रखा रखी, दोहा का अपोजिट क्या होता है साथी, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सोरठा बोलेंगे। इसका मतलब इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे चरण में साथी अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या, 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे क्या रखा है कि चौपाई होती है क्या, बिल्कुल, चौपाई के 4 चरण होते हैं साथी, और चारों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी, 16-16 मात्राएं होती हैं, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए अलंकार पहचानना मैंने आपको कितना आसान बनाया था साथी, कितना आसान बताया था। उत्प्रेक्षा जैसे ही आपके दिखे, तो जहां भी आपको मनु मानो जनहू जानो जैसे ही आपको दिखे, वहां हम कहेंगे तुरंत ये क्या है, 1 सेकंड वाली ट्रिक साथी। क्या, 1 सेकंड वाली ट्रिक की अगर बात करूं तो जहां मनु मानो जनू जानो दिखे, आप तुरंत कहेंगे यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मानहु जहां आपको दिखे साथी, मनहु जहां पे दिखे, जानो जहां पे दिखे, ये सब क्या है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए म हर जगह रहा साथी, यहां से अगर ये भी भूल जा रहे हैं तो मऊ याद रख लीजिए। मऊ, म से हो जाएगा मनु मानो जनु जानो, और ऊ से साथी क्या हो जाएगा, तो ऊ से हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए पहले हम कह रहे कि पीपर पाद सरिस मन डोला। देखिए सा सम से समान सरिस के बारे में बताया था, सा हो जाएगा, सम हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, समान हो जाएगा, सरिस हो जाएगा। ये जहां भी वाचक शब्द आते हैं साथी, वहां हम तुरंत कहेंगे कि ये क्या है हमारा, तो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। क्या ये उपमा होगा, क्या क्या ये उपमा होगा साथी? बिल्कुल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, उपमा अलंकार की बात करते हैं। आगे कह रहा कि चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए यहाँ योजक शब्द छूटा था साथी, योजक शब्द छूटा था। ठीक है, और जहां भी योजक शब्द आते हैं, मैंने आपको बताया था साथी क्या होते हैं वहां पे, जहां भी योजक शब्द होते हैं वहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां पे क्या होता है मित्र, वहां पे हमारा जो होता है वो रूपक अलंकार होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है। रूपक अलंकार में 1 सेकंड की ट्रिक हमारी क्या है, जहां भी योजक चिन्ह हमको ये दिखे साथी, योजक चिन्ह जैसे ही दिखे तुरंत हम कहेंगे वहां पे रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार की बात करें तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है साथी, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ का चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए चरण कमल की बात किया, यानी चरण चरण नहीं है, कमलवत चरण है। बिल्कुल क्या है, कमलवत चरण है साथी, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ रूपक अलंकार बनेगा। आगे कह रहा मोदित मनोहर मंदिर आए। मैंने आपको बताया जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है साथी। कौन सा, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अनुप्रास के भेद भी पढ़ेंगे साथी, लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, है ना, इन सारी चीजों को भी हम पढ़ेंगे आपसे, क्या क्या होता है अंत्य अनुप्रास, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आगे क्या कर रखा है कि, तो ये भी नहीं होगा साथी, इसका मतलब यहां तो अनुप्रास होगा। क्या होगा यहाँ पे तो अनुप्रास होगा। यहाँ बात करें साथी तो क्या बनेगा, यहाँ तो रूपक अलंकार बनेगा। यहाँ बात करें साथी तो उपमा अलंकार बनेगा। इसका मतलब लास्ट जो बच गया यही तो होगा। और कैसे पहचाने, तो बाबू यहाँ पे क्या दे रखा, मानहु अभी हमने पढ़ा, उत्प्रेक्षा अलंकार जहां मनु मानो जनु जानो आपको दिखे तुरंत कहेंगे गुरुजी यहाँ क्या होगा,
यहाँ होगा ऑप्शन डी अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। तो एक सेकंड में हमने इसको चुटकियों में निपटा लिया साथी, बस इतना ही आप याद रखेंगे, अलंकार बहुत रट्टा मार की जरूरत नहीं है मित्र। चलिए आगे कह रहा है कि अन्न जल शब्द में कौन सा समास होगा। देखिए समास की बात कर रहा है साथी, अगर मैं आपसे बात करूं समास, तो समास मतलब समोसा याद रखिए। समोसा कै रुपया का मिलता है आजकल? 6 रुपया का मिल रहा है साथी। कहीं कहीं आपको 6 प्रकार के भी लिखा दिखेगा, कहीं कहीं 4 भी दिखेगा। कारण क्या है इसको भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए तो अगर मैं आपसे बात करूं कि समास कितने प्रकार के हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे कितने। ऑप्शन के आधार पे अगर 4 दिया है तो 4 को वरीयता देंगे, नहीं तो अगर ऑप्शन में 4 नहीं तो 6 मानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं साथी क्या है, क्या रखा है यहाँ पे अन्न, अन्न और जल वाले शब्द में क्या कह रहा है कि ये द्वंद्व समास होगा या व्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधार है। देखिए एक सेकंड की ट्रिक है, आप याद रखिए। देखिए जहां भी आपको द्वंद्व समास दिखे साथी, द्वंद्व समास में आप देख लीजिए वहां पे क्या मिलेगा आपको, चिन्ह मिलेगा ये, ठीक है। यानी अगर समास में देखें तो अगर योजक चिन्ह दिखे तो द्वंद्व समास, लेकिन अलंकार पूछे और वहां योजक चिन्ह दिखे तो क्या, रूपक अलंकार। बस इतनी चीजों को याद रखना मित्र, इतना भी रख लेंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा। देखिए अब इनका जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो बनता क्या साथी, समास विग्रह करने पे देखते हैं क्या क्या बनता है। तो देखिए कभी भी जैसे यहाँ कुछ शब्द लिखा है एक नंबर पे, क्या, अपना पराया, तो जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा साथी, अपना और पराया। क्या बनेगा, अपना और पराया। यानी जैसे इनका योजक चिन्ह हटा वैसे ही वहां आ गया कौन, और ने उसका स्थान ले लिया। अन्न जल की बात करूं तो क्या बन जाएगा साथी, अन्न और जल, अन्न और जल बन जाएगा। इसका मतलब यहां योजक चिन्ह हटा तो और आ गया। रात दिन की बात करें साथी, देखिए क्या बन जाएगा इसका, रात और दिन, रात और दिन बन जाएगा। माता पिता की बात करें तो क्या बनेगा साथी, माता और पिता, माता और पिता बन जाएगा, आसानी से बना सकते हैं। भाई बहन की बात करें साथी तो क्या बनेगा, भाई और बहन, क्या बनेगा, भाई और बहन बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा, यही इसका सही जवाब होगा, अन्न जल में द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास की बात करें साथी तो इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं किया जा सके, अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। और साथ ही पूर्व पद इनका क्या होता है साथी, प्रधान होता है। पूर्व पर प्रधान का मतलब होता है इसी के आधार पे चीजें परिवर्तित होती हैं साथी। जैसे मैं आपसे बात करूं, पराजय की बात करूं साथी, पराजय की बात करूं, और भी याद रख सकते हैं कि इनका पहला जो शब्दांश होता है वो उपसर्ग लगा होता है, यानी इनमें उपसर्ग लग करके ये बनते हैं, उनको अव्ययी भाव समास कहते हैं साथी। आपसे अगर यही रात दिन की जगह अगर ये कह देता साथी, क्या, रातों रात कह देता, रातों रात अगर कह देता साथी, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, लातों लात, है ना, ये सब चीजें जैसे ही कह दे साथी आप तुरंत समझेंगे वहां अव्ययी भाव समास होगा। और इसका पूर्व पद प्रधान होगा। इसमें 2 पद होते हैं, जैसे परा धन जय की बात करें साथी तो इसमें परा जो होगा ये हमारा पूर्व पद है और जय क्या होगा, उत्तर पद होगा। आगे तत्पुरुष की बात कर रहा साथी, तो तत्पुरुष समास जो होता है ये क्या 8 टाइप के होते हैं इन्हें बताइएगा साथी, ठीक है। तो इसके भी कारक चिन्हों के आधार पे हमारे जो होते हैं साथी, उसके आधार पे होते हैं ना। जैसे मैं बात करूं आपसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, है ना, क्या होगा, राजा का पुत्र होगा, तो यहाँ पे समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। आगे कह रहा साथी कर्मधारय समास की बात कर रहा, तो कर्मधारय समास का मतलब होता है इसमें विशेष और विशेषण का संबंध होता है साथी। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो एक शब्द लिख दिया मैंने मृग नयनी, है ना, मृग नयनी, चलिए गजगामिनी, ठीक है, ये बहुत से शब्द हैं। मृग नयनी अर्थात वो जिसके नयन किसकी तरीके से है साथी, तो जिसके नयन है किसके तरीके से, मृग के समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, मृग नयनी बोलेंगे साथी। मीनाक्षी की बात करें साथी वहां भी, लेकिन मीनाक्षी में अगर यहाँ पे साथी अगर होता हमारा बहुब्रीहि तो मीनाक्षी में बहुब्रीहि होगा, क्योंकि मीनाक्षी पर्यायवाची किसकी है, माँ दुर्गा की, ठीक है। चलिए यानी जहां पर भी अगर देवी देवताओं का नाम आता है साथी वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन जब विशेष और विशेषण की बात होती है साथी, महात्मा की आपसे बात करूं तो महान है जो आत्मा, उसको भी क्या कहेंगे साथी, कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलें साथी, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची बताएं। ओज का क्या होगा, क्या ओस होगा, क्या बल होगा, अंधकार होगा। देखिए ओज का क्या क्या होता है साथी, ओज का और क्या क्या होगा जानिए। ओज ओज का मतलब होता है मित्र, एक सेकंड, चलिए ओज की बात करें साथी तो ओज का मतलब क्या क्या होता है, कांति होती है, कांति होती है साथी, और क्या होता है, बल होता है, ठीक है, कांति होता है और क्या होता है, बल होता है। ये सब किसके हैं साथी, ओज के पर्यायवाची होते हैं। चमक भी होता है, क्या होता है साथी, चमक भी होता है, ये सब ओज के हैं।
तो बल कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में हमें बल दिख रहा है। इसका मतलब ओज किसका हो जाएगा? बल का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? बल का हो जाएगा। अंधकार की बात करें तो साथी अंधकार का मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है ना? ये होते हैं अंधकार का मतलब। चलिए, अंधकार का अगर विलोम बात करें साथी तो क्या हो जाएगा? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए, आगे कह रहा है कि चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक। देखिए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी आते हैं साथी और इस तरीके से भी आते हैं। तो कह रहा है चपला और चपल के अर्थ क्या होंगे? देखिए, चपला का मतलब होता है क्या साथी? बिजली, और चपल का मतलब क्या होता है? तेज होता है। देखिए, चपला की बात करें तो और भी पर्यायवाची क्या होती है साथी? विद्युत होता है, विद्युत होता है, चपला होता है, चपला होता है, चंचला होता है साथी, चंचला होता है। और मैं बात करूं आपसे तो दामिनी भी होता है, दामिनी भी होता है। किसका? यह बिजली का होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो चपला का मतलब क्या हो गया? बिजली हो गया। क्या कहीं एक नंबर पे बिजली दिख रही है क्या? कहीं भी नहीं दिख रही है साथी। इसका मतलब इन दोनों में आपको एक भी पता है तो भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले का पहला जवाब होगा, इसलिए चपला का क्या होगा? बिजली होगा, और एक ही जगह दिख रहा है साथी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। और चपल मतलब क्या होता है? तेज। यह बालक बहुत ही चपल है ना? जैसे बजरंगबली जब गए थे उसके लंका में जाकर के जब उन्होंने उस बगिया को उजाड़ दिया, तो इंद्रजीत ने जब उन्हें पकड़ कर ले आया तो क्या कहा? महाराज, ये बंदर बहुत ही चपल है ना? चपल मतलब तेज होता है। चलिए, आगे अगर आपसे मैं बात करूं साथी, क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमारे सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना, क्या तुलसी की कविता में माधुर्यता है? तुलसी की कविता में माधुर्य गुण है, प्रधान है, या फिर मैं बात करूं तुलसी की कविता में मधुरातन है, या तुलसी की कविता में, देखिए, मधुरातन कोई शब्द नहीं है साथी, मधुराई कोई शब्द नहीं है। आपसे मैं बात करता हूं तो माधुर्यता में भी गलत है ये आपका। इसका मतलब मूल्य शब्द क्या साथी? माधुर्य है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, निम्न में से अस्थाई रस का भाव बताइए। देखिए, रस तो होते हैं कितने साथी? कुल रसों की संख्या पूछे तो 11 है ना? देखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है साथी, आप याद रखिएगा। जब आपसे कहे कुल रसों की संख्या, कुल रसों की संख्या, अगर ये कहे कुल रसों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 11। सिर्फ ये कहे रसों की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए, रसों की संख्या, रसों की संख्या आपसे कहे साथी तो आप इनको बताने वाले हैं 9। अगर ये कह दें कि भरत मुनि के आधार पे, भरत मुनि के आधार पे, ये कौन मुनि थे भाई? ठीक है, तो भरत मुनि वो थे जिन्होंने जिन्होंने क्या किया था साथी? चलिए, नाट्य शास्त्र की रचना की थी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले रस के बारे में व्याख्या व्याख्या दिया था। तो भरत मुनि के अनुसार क्या होते हैं साथी? 8 होते हैं रसों की संख्या। ये किसको नहीं मानते हैं? तो 9वां रस, जिसको शांत रस कहते हैं साथी, ये 9वें रस को नहीं मानते हैं, है ना? इसलिए इनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, रसों की संख्या 8, रसों की संख्या 9, रसों की कुल संख्या कहे साथी तो कितने? 11 होते हैं, 11। तो इसने कह रखा है कि इनमें से अस्थाई भाव आपको बताना है किसका? निर्वेद किसका स्थाई भाव है? तो निर्वेद होता है साथी शांत रस का। 9वां रस जो हमारा शांत रस, उसका निर्वेद होता है। और अगर आपसे बात करूं साथी, भयानक किसका होता है? देखिए, भयानक, विभत्स, ये कुल हमारे 9 रस होते हैं साथी। अगर आगे मैं आपसे बात करूं तो मैंने आगे लिख रखा साथी, देखिए, श्रृंगार रस की बात करूं साथी तो इसका अस्थाई भाव जो होता है वो क्या होता है? रति होता है। रति मतलब क्या होता है साथी? प्रेम, है ना? प्रेम की बात करें तो ये होता है रति, इसका रति हो जाएगा। और अगर मैं श्रृंगार रस की बात करूं साथी आपसे, तो श्रृंगार रस भी 2 तरीके के होते हैं। एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है ना? जब नायिका और नायक और नायिका के मिलन की बात होती है तो वो संयोग श्रृंगार रस होता है, लेकिन जब नायिका और नायक के विछड़ने की स्थिति होती है साथी तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। इस बात को हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? ये रति हो जाएगा। हास्य रस की बात करूं साथी तो इसका स्थायी भाव जो होता है हास होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस चीज को पूछता रहता है साथी। करुण की बात करें तो करुण का क्या हो जाएगा? शोक, शोक होता है इसका साथी, क्या होता है? शोक होता है। करुण रस की आपसे बात करूं साथी तो इसका स्थायी भाव शोक होता है। आपसे कहें रौद्र क्या क्या होता है साथी, तो रौद्र क्या क्या होता है? क्रोध। ठीक है, क्रोध होता है मित्र। वीर की बात करें साथी तो वीर रस का क्या होता है? उत्साह, है ना? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है ना? चलिए आगे कह रहा है कि भयानक का क्या होगा? भयानक की अगर आपसे बात करूं साथी तो भयानक का क्या होता है? भय होता है। विभत्स की बात करें साथी तो जुगुप्सा,
जुगुप्सा। जब किसी भी स्थिति सीन को देख करके आपके अंदर घृणा जैसी चीजें उत्पन्न हो, वो क्या कहलाता है? जुगुप्सा कहलाता है। क्या साथी? जुगुप्सा कहलाता है। उसका अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा। अद्भुत की बात करें साथी तो अद्भुत का रस का क्या होता है? विस्मय। विस्मय होता है इसका अस्थाई भाव क्या होता है साथी? विस्मय होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलें साथी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का समानार्थक शब्द नहीं है? यानी गंगा का समानार्थक मतलब होता है पर्यायवाची साथी। पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी सिनोनिम्स कौन सा नहीं है? क्या मंदाकिनी, देव नदी या देवपुत्री या फिर भागीरथी? देखिए मंदाकिनी भी होता है साथी इसका, और देव नदी भी होती है और भागीरथी भी होती है। ऐसा माना जाता है कि रघुकुल के जो भगीरथ थे उन्होंने एक कठिन तपस्या किया साथी, और इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए थे। तो तभी से इसको हम याद रख सकते हैं क्या? भागीरथी, है ना? तो भागीरथी याद कर सकते। देखिए देवपुत्री तो नहीं होता साथी, बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि इसने पूछ रखा कौन सा नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा, दोहा और सोरठा किस प्रकार के शब्द नहीं साथी? छंद हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये हमारे टाइप राइटर महोदय काफी जबरदस्त इंसान है ना? इंसान का मतलब इंसान तो है ही, लेकिन मोहतरमा जी है ना? इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको हमको क्या बताना? छंद, है ना? क्या बताना साथी? छंद बताना है। इस बात को समझते हैं। बताइएगा आप तब तक कमेंट बॉक्स में कि होगा क्या इसका साथी, क्या होगा, कौन सा छंद है ये आपको बताना है। चलिए आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या ये वर्णिक है या सममात्रिक है या अर्धसममात्रिक है या फिर ये कौन सा है, या फिर ये कौन सा? इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने आपको बताया था दोहा और सोरठा जो है साथी ये क्या होते हैं? सममात्रिक नहीं बल्कि अर्ध सममात्रिक होते हैं। अर्ध सममात्रिक होते हैं। देखें, देखिए मैंने आपको बताया था इसका ट्रिक क्या? आधा दोष बाऊ के, आधा दोष किसके? बाऊ के, है ना? बाऊ मैंने पप्पा जी। चलिए तो आधा से हो जाएगा अर्ध सममात्रिक, दो से क्या हो जाएगा साथी? तो दो से हो जाएगा दोहा। अगर स की बात करें तो इस स से, हालांकि ये मूर्धन्य स है, आपको ये दंत स जानना है। इससे क्या होगा साथी? सोरठा हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा साथी? बरवय हो जाएगा, बरवय। और अगर आगे क्या हो जाएगा? उल्लाला हो जाएगा, उल्लाला हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि बरवय रामायण कौन लिखा था? वैराग्य संदीपनी कौन लिखा था साथी? रामलला नाचू कौन लिखा था? तो इनके बारे में आप मुझे बताइए। क्या है? तुलसीदास जी ने लिख रखा है। चलिए आगे अगर मैं देखूं साथी, इसने क्या रखा था क्या कि इनमें से किस प्रकार का ये दोहा कौन से हैं? तो मैंने आपको बता दिया साथी क्या? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, है ना? सममात्रिक की बात करें साथी तो याद रख सकते हैं क्या? चोरो गीत हरि। क्या? चोरो गीत हरि। ठीक है, इस बात को याद रख सकते हैं साथी। चो से क्या हो जाएगा साथी? तो हम याद रख सकते हैं क्या? तो चलिए चोरो गीत हरी अगर मैं बात करूं तो चो से चौपाई याद रख सकते हैं साथी, चौपाई। रो से बात करें तो आपका रोला हो जाएगा। आगे मैं गीत की बात करी साथी तो गीत से हो जाएगा गीतिका, गीतिका हो जाएगा। और आगे मैं बात करूं आपसे हरि से तो हरि गीतिका हो जाएगा, हरि गीतिका हो जाएगा। चलिए गीतिका, हरि गीतिका की बात करें साथी तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 28 होती हैं। गीतिका की बात करें तो 26 होती हैं। रोला की बात करें साथी आपसे तो रोला की आपसे बात करें साथी तो कितनी होती है? 24। और चौपाई की बात करें तो 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कर रखा है इसने? पौत्र और पौत्र शब्द के सही आपको बताना है साथी कि इसमें अर्थभेद बताना। क्या? पौत्र का मतलब पोता होता है क्या? या फिर पौत्र नहीं साथी, ये पोत है। आप इसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। हो, इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा मित्र, क्षमा है आपसे, सॉरी। देखिए क्या बनेगा? ये पोत बनेगा। ठीक है, ये हमारे टाइपिस्ट महोदया जी। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? पोत, पोत का क्या हो जाएगा? क्या? जहाज होगा। और पौत्र का मतलब पोता होगा, तो बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला साथी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही। आगे चलते हैं। कह रहा है साधना का अनेकार्थी शब्द समूह क्या है? साधना मतलब क्या होता है? साधना मतलब सिद्ध करना, या फिर आराधना करना, या अभ्यास करना, या फिर सिद्ध करना, सामर्थ्यवान, हुनरवान, या आराधना, या आपको बताना साथी कि इसका क्या होगा। देखिए साधना मतलब क्या होता है? साधना मतलब हुनर वाला तो होता नहीं है साथी, बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां भी हुनर वाला आपको दिखे नहीं होगा ये। ठीक है, हुनर वाला नहीं होता है। चलिए इसका मतलब ये दो कट गए। आगे कह रहा आराधना, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली। साधना मतलब साथी शक्तिशाली तो नहीं होता है। चलिए इसका मतलब सिद्ध करना, आराधना और अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
ठीक है? तो आज प्रैक्टिस सेट में साथी 25 प्रश्न थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही-सही जवाब दे पाया और आपकी तैयारी किस स्तर तक चल रही है, इस बात को भी आप आँक सकते हैं साथी, इस बात को आप समझ सकते हैं। और नित्य हमारे यहाँ हमारे चैनल पे साथी प्रैक्टिस सेट चालू है, इसलिए आप हर रोज़ जुड़ें और इस प्रैक्टिस सेट का भी लाभ उठाएँ और अपने लोगों तक भी इसको शेयर करें साथी। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।